हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी। सो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे कि मैंने बहुत सी मास कम्युनिकेशन में यूजीसी नेट जीआरएफ की अगर आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सी जो है वीडियोस बनाई थी। और वो वीडियो जो थी वो यूनिट 1 की थी। यूनिट 1 में मैंने कितने-कितने पॉइंट्स में चैप्टर्स जो हमने पढ़े हुए हैं उसके ऊपर मैंने बनाया था फ़ोल्डर। और उम्मीद करती हूँ आपने वो देख ली होगी, पढ़ ली होगी। और मैंने कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने साफ बताया था कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ और आप सभी को मैं बताऊंगी अगेन मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में यूजीसी नेट जीआरएफ का जो कंटेंट है वह मैं फ्री पढ़ाने का काम आपको यहाँ पे करूंगी। और फ्री कंटेंट आपको देने का यहाँ पर मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतना देने की यहाँ पे कोशिश करूंगी और देती रहूंगी। तो चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो फर्स्टली मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मेरा जो नाम है वो आरती पांडे है। और मैं भी जो है कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट की कैटेगरी में ही आती हूँ। और मैं भी एक्चुअल में प्रिपेयर कर रही हूँ हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी के लिए और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है हम इसके जो बेसिक पार्ट हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो वो बेसिक पार्ट भी आप देख लीजिए। वो बेसिक पार्ट मैंने यूनिट वाइज़ ऑलरेडी अपने मास कॉम वाली स्टडी वाले चैनल पे लगाए हुए हैं प्लेलिस्ट पे। तो आप वो बेसिक चैनल्स हैं, वहाँ से देख सकते हो और मेरे साथ फ्री कोर्स में जुड़ सकते हो मास कम्युनिकेशन के लिए। ये स्पेशली फॉर मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट के लिए बनाया हुआ है। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक माय सेशंस और यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बस आपसे यही उम्मीद है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए मुझे भी। और इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कीजिए जो मास कम्युनिकेशन के हैं, जो जिनके लिए ये नीडी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम मास कम्युनिकेशन से प्रिपरेशन करने बैठते हैं, हम सोचते हैं कि हम नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं। नेट, जेआरएफ इन सब चीज़ों के लिए, सेट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। सो हमारे पास प्रिपरेशन की क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम व्हाट इज द स्ट्रैटेजी क्या अपनाने वाले हैं हम मास कम्युनिकेशन की स्टडी करने में। सबसे पहला जो फॉर्मेट होता है वह है वेट। थोड़ा सा वेट कीजिए। सबसे पहला जो फॉर्मेट है, सबसे पहला फॉर्मेट जो है वो है रेगुलरिटी। रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो कुछ जो बच्चे होते हैं उनकी रेगुलरिटी नहीं होती है, वो रेगुलर नहीं होते हैं। तो रेगुलरिटी को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है टाइम शेड्यूल। व्हाट इज़ टाइम शेड्यूल? टाइम शेड्यूल इज़ दैट कि आप एक टाइम टेबल बनाओ और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलो। कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे मॉर्निंग में स्टडी करना पसंद है और इवनिंग में मैं अपना कुछ और काम करना चाहता हूँ, या इवनिंग में मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, या मॉर्निंग में मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और इवनिंग में मैं टाइम टेबल बना के पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, तो एक टाइम शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द थर्ड पॉइंट इज़ बैलेंस स्ट्रक्चर। चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्यों? क्योंकि हम लोग आज की इस रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, ये जब हम स्टार्ट करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन की स्टडी को, तो उससे पहले ये चीज़ अपने मन और अपने दिल में थाम के बैठ जाइए कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और इस चीज़ के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होके चलने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टडी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए।
दूसरी पॉइंट आपके पास आता है शॉर्ट नोट्स। मैं यहाँ पर चौथा पॉइंट बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्यों? क्योंकि बच्चे जो है ना वो नोट्स के पीछे भागते हैं। बच्चों को लगता है कि नोट्स जहां से मिल जाएं वहां से नोट्स लपेटते हैं और लिखते हैं साफ सुथरी राइटिंग में। अपने जो डायरी है, अपने पास डायरी लेते हैं और इस डायरी में जो है, दिख रही होगी उम्मीद करती हूँ, हाँ ये डायरी लेते हैं और इस डायरी में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये नोट्स, वो नोट्स, इधर से आया वो नोट्स, उधर से आया ये नोट्स। तो उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे ना, लास्ट मोमेंट में बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि यार इतने सारा नोट्स है, मैं इससे जो पढूं या मैं क्या करूं, उस टाइम पे समझ नहीं आता है। तो उस टाइम का सबसे ईज़ी फॉर्मेट ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे? जैसे सपोज़ आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि सपोज़ आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, भई ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके आगे ऐसे एरो लगा के एक फॉर्मेट लिख दिया या कुछ टाइप करके लिख दिया कि हाँ, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ओके? सो आप कुछ ऐसा पॉइंट बना के कर सकते हो, ईज़िली कर सकते हो। सो ये है शॉर्ट नोट्स का तरीका। अब मैं अगला पॉइंट की बात करती हूँ। तो अगला पॉइंट जो है, अगेन अगेन रिपीट वीडियो सेशन। ये कोई कोई जो पेड वर्ज़न वाले होंगे ना, ये कोई अपने अंदर की बात नहीं बताते हैं। सब बोलते हैं बस नोट्स लिख लो, भई साफ-सुथरी राइटिंग में लिखो, 1 पेज छोड़ के लिखो। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऐसे बताएँगे कि ये पेज जो है इस पेज में लिखो और इसके बाद ये पेज छोड़ दो और उसके बाद इस पेज से लिखना स्टार्ट करो। ऐसे करके एक-एक पेज छोड़-छोड़ के लिखो, एक-एक पेज करते-करते चलो। तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़, वीडियो के सेशंस को बार-बार रिपीट कर के देखना है। जिससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है, जिसमें हमारे जो माइंड है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है। हम वीडियो के सेशंस को अगर देख-देख के सीखते हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, वो अच्छे से क्लियर होगी कि क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। वेट, यहाँ पर ये रिमूव नहीं हो रहा है। आई थिंक इससे होगा, हाँ। ओके, सो इसको पूरा हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल थाम के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। ये पहली यूनिट है, इसका बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये पहला टॉपिक है, यूजीसी नेट का पहला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है, द टर्म कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मीन्स कम्युनीज और व्हिच मीन्स कॉमन। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड है। सिंपल सी पता लग रहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस of transferring information from one place, person, group to another. मीन्स कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जहां पर हम इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे आप और मैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। एक साइंटिफिक एक डेफिनेशन दी हुई है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस which require a sender, a message, a channel, a receiver for communication. Feedbacks comes back to the sender same through same or some other channel. सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक चैनल होता है, एक रिसीवर होता है और बाद में फीडबैक भी उसमें लगती है। तो ये एक चार्ट होगा, मैं वो थोड़ा आगे आपको दिखाऊंगी वो चार्ट क्या है। सो कम्युनिकेशन सिंपल सी भाषा में समझे तो आप और मैं सिंपली कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो है, यहां पर लिखा हुआ है, एक वर्ड और मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। कम्युनिकेशन
clear. Communication, the word communication has its root Latin verb. कम्युनिकेशन की जो रूट निकल के आई ना, वो मैं बता चुकी हूँ, लेटिन वर्ड है ये. बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, कौन सा वर्ड है ये, तो हम बताएंगे ये एक लेटिन वर्ड है, दैट इज लेटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर. बहुत बार यूजीसी नेट में एक नंबर, एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का आता है, उसमें ही ये क्वेश्चन आ जाता है, और हम सोचते हैं कि आएगा ही नहीं एग्जाम में. एक्चुअल में ये क्वेश्चन आ जाते हैं बन के. इसका मतलब क्या होता है, कई बार तो मतलब पूछ दिया जाता है कि मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे टू शेयर, टू मेक कॉमन, कॉमन होना, तो दैट इज कम्युनिकेशन. और जो ह्यूमन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्ड आप सुन रहे होंगे, ह्यूमन कम्युनिकेशन. ह्यूमन कम्युनिकेशन को हम एंथ्रोपोसिम्योटिक भी कहते हैं. एंथ्रोपोसिम्योटिक, सिम्योटिक मतलब क्या होता है, सिम्योटिक मतलब यह होता है कि आप, मैं और जो हमारे सोचने का नजरिया है वो अलग अलग है. तो जो ह्यूमन का, और यहाँ पर बताया हुआ है ह्यूमन कम्युनिकेशन, जिसको एंथ्रोपोसिम्योटिक कहते हैं अलग वर्ड में, is a study, is a field of study dedicated to understand how human communicate. यह स्टडी जहां पर हम समझते हैं कि ह्यूमन जो है एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर रहा है. ह्यूमन एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद वन अनदर वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट एन understanding of what we are referencing or thinking about, because human are unable to fully understand one another perspective. There need to be creation of commonality through a shared mindset or viewpoint. यानी कि हमारा, मैंने बताया ना कि ह्यूमन जो है वो कम्युनिकेशन करता है, और कम्युनिकेशन के माध्यम से ही वो एक दूसरे को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, लोगों के माइंडसेट को जानता है. विदाउट जो है, हम एक दूसरे को जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सामने वाले की बात को हम समझेंगे नहीं. माइंडसेट में हमारे, हमको समझ नहीं आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, तो वो चीज हमें क्लियर नहीं होती है. तो दैट कुड बी एंथ्रोपोसिम्योटिक. ये एक वर्ड है, आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज एंथ्रोपोसिम्योटिक, वर्ड नीचे दे देगा आपको कि ये ह्यूमन कम्युनिकेशन है या या कम्युनिकेयर है. इस तरीके से बन सकता है क्वेश्चन. तो ये होता है ह्यूमन कम्युनिकेशन एंथ्रोपोसिम्योटिक. अब हम इसके कुछ स्टेजेस को देखते हैं. स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन. ह्यूमन कम्युनिकेशन के कुछ स्टेजेस हैं, जैसे कि एज ऑफ साइन एंड सिंबल से हम कम्युनिकेट करते हैं. साइन सिंबल कैसे, जैसे सपोज हम बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो है रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, बनी हुई है, सिंबल बने हुए हैं. और एज ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, हम बोल रहे हैं जैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इससे भी, ये भी स्टेजेस है. एज ऑफ राइटिंग, लिख लिख कर हम चीजों को समझते हैं. एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के माध्यम से हम समझते हैं. एज ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड एज ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कैसे, इंफॉर्मेशन कैसे, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हमारे पास एक टॉपिक है ना, तभी तो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. हमारे पास एक टॉपिक नहीं होगा तो हम इंफॉर्मेशन के ऊपर ही तो बात कर रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन के ऊपर ही तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना. तो वो क्या आ जाएगा, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, आई थिंक यू क्लियर दिस पॉइंट. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. मैं इस डायग्राम की बात कर रही थी, आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम की बात कर रही थी जो ऊपर कम्युनिकेशन को बता रहा था कि सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, फिर फीडबैक होती है. एक डायग्राम की बात मैं कर रही थी, तो एक्चुअल में वो ये डायग्राम है. डायग्राम क्या है, डायग्राम ये है कि एक सेंडर होता है. सेंडर जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, एनकोड कर रही हूँ. यहाँ से मेरे माइंड के अंदर, मेरे माइंड के अंदर आइडियाज हैं, मेरे माइंड के अंदर चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ. बाय द हेल्प ऑफ मैसेज, मैसेज की मदद से मैं आपको बता रही हूँ. फिर आप उसको समझ रहे हो, आप रिसीवर हो, आप समझ रहे हो, और आप फिर उसको क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो. और फिर जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप मेरे को मैसेज में या तो मैसेज कर दोगे, उसमें यूट्यूब पे मैसेज कर दोगे, फीडबैक आ जाएगा आपका मेरे पास कि हाँ, आपको सेशन पसंद आया, लाइक किया आपने, नहीं आया, डिसलाइक किया आपने, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, फीडबैक आ जाएगी. और अगर
जो नॉइज है, जैसे सपोज आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे चला रहे हो और कुछ नॉइज के सिग्नल या नेटवर्क इशू आ रहा है, दैट कुड बी नॉइज, तो वो नॉइज के अंदर आ जाएगा। सो आई थिंक इतना इजी लैंग्वेज में समझाया है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिस रिस्पॉन्स दैट अ कम्युनिकेशन मैसेज इनएनिमेट इन द रिसीवर इज टर्म एज फीडबैक। समझ में आया कि फीडबैक की फॉर्म में आप उसको दोगे, आप मुझे बताओगे उसको फीडबैक की फॉर्म में। फीडबैक में भी हो सकती है आप पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो या न्यूट्रल दो। मैंने बताया आप ये भी लिख सकते हो कि सेशन आपको पसंद आया, नहीं आया, आपको इसमें क्या पसंद आया, तो वो आप मुझे फीडबैक पे बताओगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। An idea arises in the mind of the sender, which he wants to share. It means the the sender has an idea. Idea होना बहुत ज्यादा important है. If he has the idea, so then he can share it, या he and she can share it. वो शेयर कर सकता है. अगर उसके पास आइडिया नहीं है तो वो क्या शेयर करेगा? दूसरी चीज है द सेंडर एनकोड द आइडिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेज. मैसेज की फॉर्म में आइडिया को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. कैसे करेगा? कम्युनिकेशन के माध्यम से, कम्युनिकेशन के मीडियम से शेयर कर सकता है. थर्ड पॉइंट, द सेंडर चूज सम मीडियम चैनल्स टू पुट अक्रॉस द मैसेज. यानी कि सेंडर किस चीजों का इस्तेमाल करे, कौन से मीडियम्स का इस्तेमाल करे. अभी मैंने बताया चैनल का इस्तेमाल कर सकता है, यूट्यूब, ये भी तो एक मीडियम है. हम यहाँ से चीजों को शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो सेंडर हो जाएगा. फिर आ जाएगा आपका रिसीवर. रिसीवर क्या करेगा? चीजों को डिकोड करेगा. एंड द रिसीवर रिसीव द मैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट द मैसेज. आप क्या कर रहे हो? मेरे जो पढ़ा रही हूँ उसे इंटरप्रेट और डिकोड करने का काम कर रहे हो, समझने का काम कर रहे हो, सो वो हो जाएगा रिसीवर के अंदर. द रिसीवर सेंड द फीडबैक. लास्टली आप लोग क्या करोगे? मुझे फीडबैक दोगे, समझाओगे कि मुझे समझ में आया, नहीं आया. सो वो सब चीजें किस में आ जाएंगी? वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी फीडबैक के अंदर आ जाएंगी. सो नोट करने वाली बात यह है, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच रेफर्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर रिसीवर जो है वो फीडबैक ही ना दे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि उसको क्या इंप्रूवमेंट करना है, अपने उसमें क्या इंप्रूवमेंट लेके आना है अपनी उसके अंदर. तो उसे पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए क्या करेगा वो? फीडबैक तो उसके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Feedback is necessary to ensure that the message has been effectively comprehended or not. जो फीडबैक है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैं बता चुकी हूं. आगे बढ़ते हैं. द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस के कुछ एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से? सेंडर, मैसेज, एनकोड, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, बैरियर, इफेक्ट. सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं ऊपर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे है चैनल. चैनल का मतलब ये नहीं है कि केवल मीडियम. चैनल बहुत सी चीजों से हम कर सकते हैं. हम सेंस के थ्रू भी चैनलाइजिंग करते हैं. चैनल मतलब हम सेंस के थ्रू भी जो है चीजों को समझते हैं, जैसे सुन के, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, सीइंग करके. दीज आर द बेसिक चैनल्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन के बहुत ज्यादा बेसिक चैनल्स हैं. जैसे कि टेक्टाइल, बहुत बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट बार बार पूछता है फिर टेक्टाइल कम्युनिकेशन क्या है? टेक्टाइल मतलब टच, कम्युनिकेशन ऑफ टच, टच का कम्युनिकेशन. दूसरा आता है ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन क्या है? ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, स्मेल के साथ जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो हो गया ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन. थर्ड पार्ट आ जाता है ऑडियो कम्युनिकेशन. ऑडियो कम्युनिकेशन क्या है? ऑडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो साउंड के वेव से होता है. जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी पिच कितनी ज्यादा जा रही है, लो आ रही है, हाई जा रही है, तो वो सब क्या है? ऑडियो कम्युनिकेशन. विजुअल कम्युनिकेशन, जो आप मुझे देख रहे हो, मेरी पीडीएफ्स देख रहे हो, दैट कुड बी विजुअल कम्युनिकेशन. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन रिटन बाय प्रोफेसर स्कॉट एम कटलिफ एंड एलन एच सेंटर. हु इज दैट? ही इज इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन प्रोफेसर. जो कटलिफ है और जो सेंटर हैं, इन्होंने 1952 में जो है
7 C's के बारे में बताया था, 7 C's के बारे में बताया था स्कॉट एम कटलिफ, एलन एच सेंटर ने। कब बताया था? 1952 में। इन्होंने इफेक्टिव पब्लिक, ये कौन है? बहुत बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हु इज कटलिफ और एलन एच सेंटर। आजकल तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैचिंग इज द मैच, मतलब मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन प्रोफेसर रह चुके हैं आपके कौन? कटलिफ और सेंटर। 1952 में इन्होंने दिया था। इन्होंने 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन के इंट्रोड्यूस किए थे, 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन, देख रहे हैं आप? 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब वो कौन से सीज थे? बेसिकली वो कौन से सीज थे? कौन से सीज थे वो? देखो ये डायग्राम देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम में पहला है क्लैरिटी, जिसको हम क्लियर बोलते हैं। अपने से समझते हैं हम इसे, अपने से। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपने से समझते हैं। जैसे आई वॉन्ट JRF, आई वॉन्ट PhD, आई वॉन्ट PhD होल्डर, आई वॉन्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर। सो एक क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, एक क्लियर माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला सीज जो कटलिफ ने दिया था, क्लियर, यानी कि क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेकंड वन थिंग इज करेक्टनेस, जिसको हम करेक्ट बोलते हैं। जहां पर सपोज पहला अटेम्प्ट दिया, क्रैक नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं क्रैक हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया, क्रैक नहीं हुआ, तो गलती कहां पे हो रही है? करेक्ट करने की जरूरत है ना, अपना आपको करेक्ट करने की जरूरत है ना, कि हम कहाँ गलत हुए, क्या हमारा पॉजिटिव फीडबैक था, किस किस में हम सही थे और किस किस में हम गलत थे, उसे करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अपने JRF से ही कनेक्ट करूं। जैसे सपोज हमने क्या पेपर 1 पूरा अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कंप्लीट है, ठीक है। पेपर 2 अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा, कंप्लीट है, यस कंप्लीट है। तीसरा पॉइंट है कंसाइज। कंसाइज मतलब हो गया संक्षिप्तता। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो हमें डेप्थ में पता है कि नहीं है? हमने जो पॉइंट पढ़े थे वो हमें कंसाइज में पता है कि नहीं है? पांचवा है कंक्रीट। कंक्रीट, कंक्रीट क्या मतलब? एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना, फिर दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, तो एक स्टेप से ऊपर ऊपर जाते रहना। पहले हमें नेट JRF का 0 भी नहीं आता था, आज हमें नेट JRF का पता है कैसे आता है, सिलेबस क्या है, कैसे होगा। एक स्टेप चढ़ गए, पहला राउंड दिया, समझ में आया कि क्वेश्चंस तो बन नहीं रहे, क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तो पहला अटेम्प्ट क्रैक नहीं हुआ। तो हमें समझ में आया कि हम यहाँ पे गलती कर रहे थे, हमारा एक स्टेप और बन गया। फिर देन हम दूसरी बार दिए, वहां पे भी हम गलती कर गए, या हम सही करे थे लेकिन कट ऑफ तक टच नहीं करे, तो हमारा क्या होगा? हमारा तीसरा स्टेप भी बढ़िया हो गया, मतलब हमारे वहां से हमको और अच्छे से क्लैरिटी आ गई कि हाँ यहाँ पे भी हमने यहाँ पर गलती करी। ठीक है, अब हमारा आता है 6 पॉइंट आ जाएगा कंसिडर्ड। कंसिडर्ड मतलब सोच विचार के साथ चीजों को करना है, सोच विचार के साथ समझ के हमें चीजों को करना है आगे। और 7वां पॉइंट आ जाएगा कार्टिजियस। कार्टिजियस मतलब कि शिष्टाचार के साथ हमें चीजों को करना है, स्मूथली करना है। तो इस तरीके से 7 जो सीज हैं, 7 सीज याद रखना, 7 सीज दिए हैं कटलिफ एंड सेंटर ने 1952 में। ये इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन रह चुके हैं और प्रोफेसर। और 7 सीज कौन कौन से? क्लियर, करेक्टनेस, कंप्लीट, कंसाइज, कंक्रीट, कंसिडर और कार्टिजियस। तो ये इसके 7 सीज हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। Effective is concise or result of communication. Very communication act makes some effect on the person. ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीधा ही नीचे आ जाओ कि इफेक्ट कौन कौन सा पड़ता है मनुष्य के ऊपर। सबसे पहला कॉग्निटिव इफेक्ट। कॉग्निटिव इफेक्ट यानी कि
आपने मेरी बात अच्छे से सुनी, समझी, आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ, दैट कुड बी कॉग्निटिव इफेक्ट। अफेक्टिव इफेक्ट उसे बोलते हैं आपने सुना, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, डिजायर्स वो सब उसमें अफेक्ट हुए। जैसे मैंने कुछ बोला, आपको लगा अरे हाँ, नेट जेआरएफ में यार हमने भी दिया है, पता नहीं क्या होगा, हमारे फीलिंग, इमोशंस भी इफेक्ट हुए उससे, ठीक है? फिर थर्ड पॉइंट, बिहेवियरल इफेक्ट। बिहेवियरल इफेक्ट में हमारे बिहेव में चेंज आया। हमने सोचा कि अरे! हमने ये गलती करी थी, अब हम ये नहीं करेंगे, हमारे बिहेव में बदलाव आ गए। तो दैट कुड बी बिहेवियरल इफेक्ट। और अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रही हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट में आंसर करोगे इन सबके। ये क्वेश्चंस जो हैं 2020 में आए हुए हैं, जिसमें से मैं 4 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इसके आंसर क्या हैं। और अगर आप मुझे इसके आंसर बताओगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी और उन नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर को बताएँगे, डिस्कस करेंगे, साथ में आगे का भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड सोशल स्ट्रक्चर इज व्हाट? मीडिएटेड, नॉन मीडिएटेड, कन्फाउंडिंग या यूनिलेटरल? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द सोशल कैटेगरीज पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ डैश। किसके उसमें आएगा? एथिकल व्यू, रिलीजन प्रिंसिपल्स, पॉलिटिकल डिफरेंस, स्टेरियोटाइप हेल्ड बाय सोशल साइंटिस्ट। थर्ड क्वेश्चन, द कम्युनिकेशन इन कम्युनिकेशन द प्रोजेक्ट ऑफ द सेल्फ इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय, किसने का डेवलप किया था? कैरी ने, थॉमसन ने, राइट ने या बर्गर ने? और लास्ट क्वेश्चन है कि जो स्टॉर्ड हॉल है, डिस्क्राइब द टेलीविजन व्यूअर्स को किस चीज में डिस्क्राइब किया है? क्लासिकल ऑडियंस में, इलाइट कंज्यूमर में या कल्चरल डॉप्स में या होमोफिलीज सिटीजन में? सो आई होप आपको ये सेशंस कैसा लगा? आप लास्ट में ये भी बताना कमेंट में और इस चारों क्वेश्चन के आंसर जरूर करना। सो आई थिंक आपको पसंद आया होगा ये सेशन। ओके, बाय बाय।